गाइज मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज आज हम लोग यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा 2025-26 और बजट 2026-27। तो देखिए यहाँ से हर एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपीसीएस के एग्ज़ाम्स में हो, यूपी पीसीएस, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का हो, ठीक है, जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के कुछ पेपर हो या फिर आपके जो है पुलिस से संबंधित यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का है, ठीक है, दरोगा का है, जितने भी एग्ज़ाम्स में सभी में आपसे क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाएंगे। तो एक एक करके हम लोग इसमें बाकी के फालतू बातें ना करते हो सीधे काम की बात पे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे ये कब का है। तो ये ध्यान रखेंगे 2025 का ये बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। अब इसको इकोनॉमिक सर्वे को सबसे पहले किसने इसको प्रपोज यानी प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, तो वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है हमारी, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, ये है निर्मला सीतारमण। तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण। कब किया इन्होंने, तो ये ध्यान रखेंगे 29 जनवरी 2026 को। और अब नेक्स्ट देखिए, भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2027 तक यानी 2026-27 तक रहने का जो अनुमान लगाया गया है कि कितना अनुमान लगाया गया है, कितना अनुमान है इसका, तो ये ध्यान रखेंगे 6.8 से 7.2% तक का अनुमान लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजकोषीय घाटा यानी वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है, तो ये अनुमान लगाया गया है, तो ध्यान रखेंगे 4.4% लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कुल कितने अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं, तो इसमें कुल अध्याय जो शामिल किए गए हैं वो अध्याय है 16। जनधन पीएम जनधन योजना के तहत जो है खाते जो खोले गए हैं वो कितने खाते खोलने का प्रावधान किया गया है, तो यहाँ खोले गए हैं 55.02 करोड़ खाते। अब बात आती है पीएम जनधन योजना जो है इसे कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये जो 55.02 करोड़ खाते हैं इनमें से 36.63 करोड़ जो है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं ये खाते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, विश्व में प्रेषण प्राप्तकर्ता। प्रेषण प्राप्तकर्ता का मतलब होता है रेमिटेंस में 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो अब देखिए भारत का स्थान जो है इसमें कौन सा है, तो भारत का स्थान है इसमें प्रथम। रेमिटेंस में भारत का नंबर पहला नंबर पे है। और इसमें हमारा रेमिटेंस कितना है, 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर। रेमिटेंस यानी प्रेषण प्राप्तकर्ता क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे जो विदेश में जो लोग एनआरआई लोग रह रहे हैं वो लोग जब हमारे यहाँ अपने इंडिया में जो पैसे भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार जो है 2000 विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक ये कितना हो गया, तो इसको ध्यान रखेंगे ये कितना हो गया 701.4 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कृषि वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन जो है ये कितना रहा है, तो भारत का खाद्यान्न उत्पादन ध्यान रखेंगे ये कितना रहा है, तो देखिए ये रहा है 3577.3 लाख मीट्रिक टन रहा है। भारत सेवाओं में विश्व का सबसे बड़ा कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे किस नंबर का रहा है, तो सातवां सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। अगर हम वैश्विक सेवा व्यापार में हिस्सेदारी देखें, 2005 में हमारी हिस्सेदारी थी केवल 2% और 2024 में जो हमारी हिस्सेदारी हो गई है, ठीक है, तो ये जो हमारी हिस्सेदारी हो गई है इसको ध्यान रखेंगे 2% से बढ़कर हो चुकी है 4.3%। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए इसमें क्या मुद्दा है, और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2024 में ये जो था 91,287 किलोमीटर था, 2026 में ये बढ़कर 1,46,572 किलोमीटर हो गया। इसमें वृद्धि हुई है, तो ये वृद्धि देखेंगे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखेंगे 60% का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में घरेलू विमान बाजार में विश्व में स्थान कौन सा है हमारा, तो विश्व में अगर हम स्थान देखें तो हमारा नंबर आता है 3rd नंबर पे। एक सेकंड, ये है
थर्ड नंबर पे आता है। अब अगर हम इसमें देखें हवाई अड्डों की संख्या कितनी रही थी, 2014 में अगर हम देखें अपने इंडिया में हवाई अड्डे 74 थे, 2025 में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 164। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, विद्युत क्षमता के मामले में अगर हम देखें, विद्युत क्षमता में प्रतिवर्ष वृद्धि जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो प्रतिवर्ष अगर हम वृद्धि देखें तो ये वृद्धि हुई है 11.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और 11 नवंबर 2025 तक स्थापित जो क्षमता थी, ये क्षमता अगर हम देखें कितने परसेंट स्थापित क्षमता है, तो ये 509.74 गीगावाट की क्षमता है। और मांग आपूर्ति का अगर हम अंतर देखें 2014 में क्या था और नवंबर 2025 में कितना हो गया, तो देखिए नवंबर 2014 में जो है ये था 4.2% था, और जब नवंबर 2025 में देखेंगे तो ये अंतर हो गया 0। नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान अगर हम देखें इसमें तो ये कितना है, तो इसमें विद्युत में 49.83% जो है ये योगदान है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा व स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन सा स्थान धारण करता है, तो विश्व में हमारा नंबर आता है थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अब आते हैं टेली डेंसिटी में। अगर हम देखें टेली डेंसिटी में हमारा नंबर क्या है, कितने परसेंट हमारे टेली डेंसिटी है, तो ये टेली डेंसिटी ध्यान रखेंगे 86.76% टेली डेंसिटी है। ठीक है, अब देश के कितने परसेंट ज़िलों में 5G सेवा जो है यहाँ पर उपलब्ध होती है, तो ध्यान रखेंगे 99.9% जो है 5G सेवा उपलब्ध है। अब नेक्स्ट देखिए, जल जीवन मिशन के तहत कितना परसेंट ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ नल के जल की सुविधा उपलब्ध है, तो ये है 81% से अधिक, और ये कब तक का डेटा है, अक्टूबर 2025 तक का है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देश में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता यानी 2025-26 के दौरान जो है कितनी नवीकरणीय क्षमता जो है हमने पैदा की, तो ये ध्यान रखेंगे ये कितनी थी, 38.61 गीगावाट। ये 31 दिसंबर 2025 तक है। सौर ऊर्जा में हम देखें तो हमने 31 पॉइंट, इसमें सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा है तो 30.16 गीगावाट है। पवन ऊर्जा 4.47 गीगावाट, जैव ऊर्जा 0.03 गीगावाट, जल ऊर्जा जो है 3.24 गीगावाट तक है। वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो ये कितनी रही है, 2005 में हमारी हिस्सेदारी 1% थी और 2024 में बढ़कर ये 1.8% हो गई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ आते हैं, जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो जीडीपी में अगर हम सेवा क्षेत्र का हिस्सा देखें तो ये हिस्सा आपको मिलेगा कितना, 53.6%, और जीवीए में सेवा क्षेत्र का हिस्सा अगर हम देखें तो वो है 56.4%। ये अब तक का सबसे ज़्यादा अगर है तो वो यही है। अब देखिए इसके बाद, वित्त वर्ष 2023 से 25 के दौरान कुल एफडीआई का सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट है, तो ये 80% से अधिक जो है हिस्सा एफडीआई का है। अब नेक्स्ट देखिए, जीडीपी का मुख्य आधार बना हुआ है क्या, निजी उपभोग बना हुआ है, प्राइवेट कंजम्पशन, ये कितना परसेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे 61.5% है। भारत का कुल निर्यात उच्चतम स्तर पर पहुंचा है 2025-26 में, और ये निर्यात कितना हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा 825.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2026 से 27 में वृद्धि का अनुमान जो है कृषि क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्र में कितना परसेंट है, उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जो है ये योगदान है 3.1% का। उद्योग क्षेत्र में जो है ये है 6.2% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सेवा क्षेत्र में जो है 9.1% का। अब आते हैं 15 वर्ष या अधिक लोगों की श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR में बढ़ोतरी हुई है।
कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे 56.1% वृद्धि हुई है। दिसंबर 2025 तक का आंकड़ा है ये। अब आते हैं इसके बाद महिला LFPR में वृद्धि जो है कितने परसेंट हुई है, तो ये वृद्धि ध्यान रखेंगे ये है 35.3% की। फिर आते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी WPR में जो वृद्धि हुई है, ये कितने परसेंट वृद्धि हुई है, तो यह 53.4% की वृद्धि हुई है। फिर आते हैं बेरोज़गारी दर जो बेरोज़गारी दर घटी है और ये घटकर अब कितनी हो गई है, तो ये बेरोज़गारी दर हो चुकी है 4.8% की। फिर ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण जो हुआ है ये कितने करोड़ से अधिक हो गया है, तो 31 करोड़ से अधिक। तो ये ध्यान रखेंगे 31 करोड़ से अधिक, ये जनवरी 2026 तक का डेटा है। अब आते हैं IIP में। देखिए IIP में बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है IIP में, तो ये ध्यान रखेंगे 78% की बढ़ोतरी हुई है। अब आते हैं इसके बाद देखिएगा दिसंबर 2025 में जो वृद्धि हुई है विनिर्माण क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र में, इनमें कितने परसेंट वृद्धि हुई है, तो विनिर्माण क्षेत्र में 8.1% की वृद्धि हुई है, खनन क्षेत्र में 6.8% की वृद्धि हुई है, विद्युत क्षेत्र में 6.3% की वृद्धि हुई है। अब अगर हम देखें विनिर्माण में शीर्ष वृद्धि की जो है किस में हुई है, तो कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में, मोटर वाहन, ट्रेलर आदि में। तीसरे नंबर पे अन्य परिवहन और उत्पाद में यहाँ इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है। अब आते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI। ये कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। 2005-06 में और क्या थी और 2022-23 में क्या रही है। ठीक है, तो 2005-06 में अगर हम देखें ये जो वृद्धि थी 55.3% है, और 2022-23 में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये रह गया है 11.28%, यानी इसमें कमी हुई है। अब देखिए ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का नंबर ध्यान रखेंगे तो भारत का नंबर है 4था नंबर पे आता है भारत। ये 2024 तक के आंकड़े हैं। अब आते हैं इसके बाद देखिएगा GDP में अगर हम हिस्सा देखें कृषि और संबद्ध क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, ऐसे ही GVA में हिस्सा देखेंगे इन्हीं तीनों क्षेत्रों का। तो एक एक करके देखते हैं। पहले कृषि व संबद्ध क्षेत्र में जो ये है 15 से 17% है, 15 से 17%। ऐसे GVA में भी सेम 15 से 17%। उद्योग क्षेत्र में अगर हम देखें 29 से 31%, और इसका GVA में हिस्सा देखें तो ये मिलेगा 26 से 28%। सेवा क्षेत्र में अगर हम देखें तो 53.6% है, और GVA में अगर हिस्सा देखें तो ये है 56.4% की हिस्सेदारी है। अब आते हैं इसके बाद आयात निर्यात में देखेंगे। आयात निर्यात जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, भारत और विश्व के संदर्भ में भारत के टॉप 5 निर्यात गंतव्य देश, यानी कि हम अपना एक्सपोर्ट कौन से देशों को करते हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं टॉप 5, इनको देखा जाएगा। तो सबसे पहला जो हम निर्यात करते हैं सबसे ज़्यादा वो करते हैं USA को, फिर दूसरे नंबर पर आता है UAE, इसके बाद फिर आएंगे नीदरलैंड, तीसरे नंबर पर है नीदरलैंड, फिर चौथे नंबर पर आता है सिंगापुर, और पांचवें नंबर पर आता है चीन और UK, दोनों एक साथ हैं। अब इसके बाद आएंगे कौन सी हम वस्तुएं निर्यात करते हैं, तो पहले नंबर पर आता है इंजीनियरिंग गुड्स, यानी इंजीनियरिंग की वस्तुएं। दूसरे नंबर पर आता है पेट्रोलियम उत्पाद, तीसरे नंबर पर आता है रसायन व औषधियाँ, फिर चौथे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक
वस्तुएं। और 5वें नंबर पर आता है रत्न एवं आभूषण। तो ये 5 निर्यात की वस्तुएं हैं, इनको क्रम से ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें भारत की टॉप 5 जो आयात वस्तुएं हैं। पहले तो आयात किन देशों को करते हैं, यानी इंपोर्ट हम किन से करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चीन से, फिर यूएई से, फिर यूएसए, फिर आता है रूस और सिंगापुर और जर्मनी। अब आते हैं टॉप 5 जो वस्तुएं हम आयात करते हैं वो क्या है। तो पहला नंबर पे आता है कच्चा तेल, फिर आता है पेट्रोलियम उत्पाद, तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, चौथे नंबर पर आता है स्वर्ण व कीमती धातुएं, पांचवें नंबर पर है मशीनरी व उर्वरक। तो ये टॉप 5 की वस्तुएं हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो इतनी बातें हमें किस में ध्यान रखनी है, इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा में। अब आते हैं इसके बाद बजट के बारे में देखेंगे। बजट जो है ये इस बार का कौन सा बजट है, तो ध्यान रखेंगे 2026-27 का बजट है। इससे पहले रविवार को, इस बार रविवार को हुआ है, तो इससे पहले रविवार को केवल एक ही बार जो है ये बजट प्रस्तुत हुआ है, और वो कब हुआ है, 1999 में। इससे पहले रविवार को प्रस्तुत हुआ था 1999 में। अब आते हैं, देखिए ये जो प्रस्तुत किया किसने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। कब किया, 1 फरवरी 2026 को किया है। ये रिकॉर्ड इनका कौन से नंबर का ये है, तो 9वां रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है इसको प्रस्तुत करके। अब आते हैं इसके बाद, देखिए कर्तव्य भवन जो है इसमें बनकर तैयार किया गया। ये कौन सा बजट है, कर्तव्य भवन में तैयार हुआ पहला बजट है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार हुआ। और युवा शक्ति से प्रेरित बजट है। तो वो जगह किस शक्ति से प्रेरित है, युवा शक्ति से प्रेरित बजट है। इसमें 3 कर्तव्य बताए गए हैं, सतत आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, सबका साथ सबका विकास। अब आते हैं बजट का आकार क्या है। तो देखिए बजट का जो आकार है ये है 53.47 लाख करोड़, 53.47 लाख करोड़ रुपए। और एग्जैक्टली अगर देखें 53 करोड़ 47 लाख 315 करोड़ रुपए। अब देखिएगा इसमें आगे देखते हैं, बजट 2025-26 बजट से संशोधित अनुमान कितना परसेंट ये अधिक है। तो ये ध्यान रखेंगे कितना परसेंट अधिक है, तो 8% ये अधिक है 25-26 के बजट से। इसमें अगर हम देखें पूंजीगत व्यय कितना है, तो 12,000 इसमें एक जो डिजिट है ये थोड़ा सा कम हो गया है 12,21,800 यहाँ आएगा 821 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद यहाँ बजट 2026-26 संशोधित व्यय अनुमान जो है वो कितना है, तो ये है 49,64,824 करोड़ रुपए। अब आते हैं यहाँ पे देखेंगे घाटा। देखिए जीडीपी, ये घाटा जो है जीडीपी कितना परसेंट है, तो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो पहला देखेंगे 2024-25 में कितना है, फिर 25-26 में कितना है, फिर 26-27 जो है ये इनका अनुमान है कि इतना परसेंट अनुमान होगा। ठीक है, तो कितने कितने परसेंट अनुमान रहेगा, तो राजकोषीय घाटा जो है ये 4.8% 24-25 में, 25-26 में ये होगा 4.4%, 26-27 में ये हो जाएगा 4.3%। राजस्व घाटा अगर हम देखें तो ये है 1.7%, 2025-26 में ये है 1.5% और इधर है 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2024-25 में अगर हम देखें तो ये 0.9%, 2025-26 में है 0.6% और इधर है 0.3%। प्राथमिक घाटा अगर हम देखें तो वो है 1.4%,
0.8% और 0.7%। अब आते हैं सरकार की जो इनकम है, इनकम और यानी एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर है, इनकम है। तो सबसे ज़्यादा जो है सरकार को इनकम अगर किसी से होती है तो वो होती है उधार व अन्य देयताओं से। ये कितना पैसा है, अगर हम 1 पैसे के हिसाब से देखें तो 24 पैसा। दूसरे नंबर पे आयकर आएगा, ये 21 पैसा है। निगम कर तीसरे नंबर पर आता है, ये 18 पैसा। जीएसटी व अन्य है, ये है 15 पैसा। गैर कर राजस्व में आएगा 10 पैसा, ठीक है, 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर पे आएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये 6 पैसा। सीमा शुल्क जो है ये आता है 4 पैसा। और गैर ऋण कैपिटल प्राप्ति जो है ये है 2 पैसा। अब आते हैं हमारा खर्चा कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। तो राज्यों में करों का हिस्सा जो है ये है 22 पैसा है। ब्याज भुगतान दूसरे नंबर पर आता है, ये है 20 पैसा। तीसरे नंबर पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं आती हैं, ये है 17 पैसा। चौथे नंबर पे आएगा रक्षा, ये 11 पैसा। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, तो अगर हम ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं देखें तो ये आएगा इसमें कितना, 8 पैसा आता है इसका, ठीक है। फिर आते हैं 6ठे नंबर पे वित्त आयोग और अन्य अंतरण जो है इसमें आता है 7 पैसा। फिर आते हैं अन्य व्यय, इसमें आता है 7 पैसा। फिर प्रमुख सब्सिडी, ये 6 पैसा। और सिविल पेंशन ये आती है 9वें नंबर पे 2 पैसे के साथ। तो ये तो हो गए हमारे क्या, व्यय का कितना हो गया। तो इनको भी हमें क्रम से ध्यान रखना है, इनका ऑर्डर पूछेगा। अब आते हैं प्रमुख मदों में जो व्यय किया गया है वो कितना है। तो देखिए सबसे पहले आते हैं ब्याज में। ब्याज में 140 39 72 करोड़ रुपए, यानी 14,03,972 करोड़ रुपए। परिवहन में किया गया है 59 85 20 5,98,520 करोड़। और फिर रक्षा में देखेंगे तो 5,94,585 करोड़, 5,94,585 करोड़। अब आते हैं सब्सिडी में, देखिएगा कितना है, तो 227,629 करोड़, यानी 2,27,629 करोड़। उर्वरक में देखेंगे तो 170,781 करोड़, 1,70,781 करोड़, ठीक है। अदर अन्य में ही आते हैं। अब आते हैं किस किस क्षेत्र में हमने कितना कितना व्यय किया। तो सबसे पहले देखें कृषि और संबद्ध क्षेत्र में, फिर शिक्षा में, फिर स्वास्थ्य में। तो देखिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जो हमने खर्चा किया 1,62,671 करोड़ रुपए। शिक्षा में किया गया है 1,39,289 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य में किया गया 1,04,599 करोड़ रुपए। अब आते हैं इसके बाद जो प्रमुख योजनाएं हैं इन पर क्या क्या व्यय किया गया है, ठीक है। तो देखिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसमें खर्चा किया गया है 2,27,425 करोड़ रुपए। फिर आते हैं NHAI को दिया गया है 1,87,293 करोड़ रुपए। फिर आते हैं सड़क निर्माण कार्य में दिया गया है 1,21,999 करोड़ रुपए। फिर आता है विकसित भारत जी राम जी योजना को दिया गया है 95,692 करोड़ रुपए। फिर आते हैं जल जीवन मिशन में दिया गया है कितना, 67,670 करोड़ रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि में दिया गया है 63,500 करोड़ रुपए। अब आते हैं इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये बायोफार्मा शक्ति मिशन, एक बायोफार्मा शक्ति मिशन लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, बायोफार्मा निर्माण में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए। इसमें 5 वर्षों में जो खर्चा किया जाएगा वो कितना रुपया खर्चा किया जाएगा, तो इसमें किए जाएंगे 10,000 करोड़ रुपए,
तो ये ध्यान रखेंगे कितना खर्च किया रहेंगे, 10,000 करोड़ रुपए। दूसरी चीज़ देखेंगे, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। चैंपियंस एमएसएमई हेतु एमएसएमई ग्रोथ फंड लॉन्च किया गया है। ये कितने रुपए का फंड लॉन्च किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे 10,000 करोड़ रुपए के समर्थन से ये लॉन्च किया गया है। अब आते हैं शहरों के मध्य जो है, यहाँ शहरों के मध्य हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। कितने रेल कॉरिडोर बनेंगे, तो इनको ध्यान रखेंगे कितने बनेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे 7 बनेंगे, 7, ठीक है। और ये 7 कहाँ कहाँ बनेंगे, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु के बीच, हैदराबाद चेन्नई के बीच, चेन्नई बेंगलुरु के बीच, दिल्ली वाराणसी के बीच, वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच, ठीक है। अब आते हैं, देखो कृषि में क्रांति लाने के लिए एक बहुभाषी प्लेटफॉर्म एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विस्तार। ये जो विस्तार है इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, देखिए लखपति दीदियों की सफलता को आगे बढ़ाते हुए क्लस्टर फेडरेशन के भीतर स्थापित होंगे क्या, सीमेंट्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। कितने प्रस्ताव, 5 कितने पर्यटन स्थल बनेंगे, तो 5 बनेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, टैक्स स्लैब के बारे में देखें तो यहाँ क्या किया है, कोई भी बदलाव टैक्स स्लैब में नहीं किया गया है। 8वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID की स्थापना होगी। कहाँ पर होगी, तो ये ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे होगी, ये होगी आपकी पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान के रूप में स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, तो ये स्थापना की जाएगी NCHM, ये है कहाँ, नोएडा यूपी में, यहाँ की जाएगी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इसमें जो मुद्दा दिया है, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026, ये समिट कहाँ होगा, तो ये ध्यान रखेंगे ये होगा नई दिल्ली में। इसके अलावा देखिएगा ग्राम स्वराज पहल की घोषणा, ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई है। कहाँ पे की गई है, तो देखिए कहाँ है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, महात्मा गांधी द्वारा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई थी। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट, पुराने औद्योगिक समूह को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। और इसमें कितने औद्योगिक समूहों को घोषणा की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे 200 पुराने समूहों को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। अब आते हैं अगले 5 वर्षों में कितने, एक मिनट देखिए, अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभ होंगे, तो 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभ किए जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे 20। और इसका प्रारंभ कहाँ से होगा, उड़ीसा से होगा। अंतर्देशीय जलमार्गों हेतु जहाज मरम्मत प्रणाली स्थापित होगी, 2 जगह होगी, ठीक है। कहाँ कहाँ होगी, तो एक तो वाराणसी में होगी और दूसरा होगा पटना में होगा। इसके अलावा देखेंगे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS तकनीक हेतु अगले 5 वर्षों हेतु कितने रुपए प्रदान किए गए, तो इसमें रुपए ध्यान रखेंगे 20,000 करोड़ रुपए इनको प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं देखिए प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्र CER हेतु 5 वर्षों में कितने रुपए का आवंटन किया गया है, तो यहाँ रुपए ध्यान रखेंगे कितने रुपए है, 5,000 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित होंगे कितने, तो ये ध्यान रखेंगे कितने स्थापित होंगे, 5 के क्षेत्रीय केंद्र स्थापित होंगे। और आयुर्वेद के नए अखिल भारतीय संस्थान स्थापित होंगे, कितने स्थापित होंगे, तो ये ध्यान रखेंगे 3 स्थापित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रमुख औद्योगिक व लॉजिस्टिक गलियारों के पास कितने विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण होगा, तो कितने विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण होगा, तो टोटल 5 होगा,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, पुरातत्व स्थलों का उन्नयन के लिए जो है कितने पुरातत्व स्थलों का उन्नयन करेंगे, तो हम करेंगे 15 होगा, जिसमें प्रमुख रूप से देखो लोथल है, धौलावीर है, राखीगढ़ी है, आदि चनलूर है, सासात है, लेह पैलेस है। कितने जलाशयों व अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास होगा, तो ये होगा कितनों का, तो 500 का होगा, ये ध्यान रखिएगा, 500 का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट योजना क्या है, इसमें नारियल प्रोत्साहन योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना लेकर आए हैं। उत्तर भारत में NIMNS2 की स्थापना की गई है। इसमें क्या करेंगे, रांची व तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नतीकरण के साथ जो है ये स्थापना की गई है। अब देखिएगा लास्ट, देखिए भारतीय रेलवे को पूंजीगत व्यय आवंटन कितना रुपए का किया गया है, तो इनका व्यय आवंटन किया गया है 2,93,030 करोड़ रुपए का। हालांकि परिव्यय प्राप्त हुआ है कितना, 2,78,030 करोड़ रुपए। अब तक का जो है ये सबसे ज़्यादा जो है अब तक का यही है। तो गाइज ये हमने देखा क्या, पूरा बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों मुद्दों को देखा। इतने पॉइंट्स हमें अगर आप ध्यान रखें तो जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी के लिए हम सवाल करने के लिए कैपेबल होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ थैंक यू।